हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए एक वीडियो बना रही हूँ जो बिजनेस लॉ के कुछ क्वेश्चंस पे बेस्ड है। इसके आंसर्स हैं, ठीक है। तो मेरी जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर मैंने कुछ लीगल कॉन्स्टेंट के बारे में क्वेश्चन दिया था। उसके लीगल कॉन्स्टेंट ये हैं: सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। एक कुछ कॉमन एग्जांपल है जिस केस में कोई भी पर्सन डिस्क्वालिफाइड हो सकता है कानून के हिसाब से। कौन सा? पहले, अगर वो एलियन एनिमी हो जाता है। अब एलियन एनिमी कौन होता है? फॉरेन कंट्री दैट इज करंटली एट वॉर विद द कॉन्ट्रैक्ट इज बिंग मेड। समझिए कि दो कंट्रीज के बीच में अगर कोई वो हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ए और बी के बीच में। अगर ए की जो कंट्री है उसकी उसकी वॉर हो जाती है कंट्री बी से, तो वो दोनों डिफरेंट डिफरेंट कंट्री की पार्टी हैं। तो वो उनका जो वो होगा ना कॉन्ट्रैक्ट, वो वॉइड हो जाएगा, मीन्स वो अब इलीगल हो जाएगा, ठीक है। तो वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही फॉरेन सॉवरेन एम्बेसडर होते हैं, डिप्लोमेट्स होते हैं। ये भी अगर कोई एक्शन इस सिचुएशन में अगर कोई इनके थ्रू कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म किया जाता है तो वो भी क्या हो जाता है? डिस्क्वालिफाइड हो जाता है, ठीक है। फिर है कॉन्विक्ट्स। अगर कोई कॉन्विक्ट है, जैसे कि किसी को उम्र कैद हो रखी है या कोई सज़ा बोली गई है और वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, तो वो भी इनकॉम्पिटेंट रहेगा कॉन्ट्रैक्ट के लिए। फिर है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट हु आर अनेबल टू पे देयर डेट्स। वो लोग जो अपने कर्जे को पे नहीं कर सकते, जिन्हें बैंक ने इंसॉल्वेंट बोल दिया है, मतलब कि दिवालिया घोषित कर दिया है, वो लोग किसी भी प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट में कॉम्पिटेंट नहीं रहेंगे, उसे उन्हें अल्टीमेटली डिस्क्वालिफाइड कर दिया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉसी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताती हूँ। कॉसी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉसी कॉन्ट्रैक्ट नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल। कॉसी कॉन्ट्रैक्ट कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं है शुरू से। अब इसका एग्जाम्पल देखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब उस क्वेश्चन में क्या लिखा था ये पढ़ लेना, वो स्टेटमेंट एकदम सही है। अब कैसे? एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज दैट इज इम्पोज्ड बाय लॉ। ये वो एग्रीमेंट होता है दो पार्टियों के बीच में जो इम्पोज, क्या मतलब थोपा जाता है कानून के द्वारा। वेयर नो एक्सप्लिसिट कॉन्ट्रैक्ट प्रीवियसली एग्जिस्ट। कोई भी मतलब दोनों पार्टी एक दूसरे से राजी नहीं होती, इंटेंशन नहीं होती उनका कॉन्ट्रैक्ट करने का, लेकिन लॉ कहता है कि भाई आपको दोनों को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और चीज़ें निभानी पड़ेगी, ठीक है। तो वो कौन सी कॉन्ट्रैक्ट होता है? इट्स नॉट अ रियल कॉन्ट्रैक्ट। ये कोई रियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। कुछ की रीजंस है इसके, देखते हैं क्या रीज़न है। पहले, नो म्यूचुअल कंसेंट। दोनों की कोई सहमति नहीं होती है दोनों पार्टीज़ की। ये प्रिवेंट करता है अनजस्ट को, ठीक है। मतलब किसी भी प्रकार का अनजस्ट नहीं होना चाहिए, कोई भी अनफेयरली बेनिफिट ना उठाए किसी दूसरी पार्टी का। फिर है इम्पोज बाय लॉ। इम्पोज बाय लॉ होता ही है इसके अंदर, क्योंकि लॉ के द्वारा थोपा गया है, ये दोनों पार्टी नहीं चाहती थी करना इस कॉन्ट्रैक्ट को। फिर इसके बाद है, अब देखिए इसका एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, समझ में आ जाएगा। अब मिस्टेकन छोला भटूरा डिलीवरी। एक ना मिस्टेकन छोला भटूरा डिलीवरी हुई है। आपने जैसे कोई ऑर्डर किया, ठीक है, छोले भटूरे का स्विगी से, और वो छोले भटूरे आपके पास तो आए नहीं, बट इट्स एक्सीडेंटली डिलीवर टू योर नेबर। आपके नेबर को डिलीवर हो गया। हु नोइंगली, अनोइंगली नहीं लिखा है, नोइंगली ईट्स इट विदाउट पेइंग। वो उसने खा लिया और पे नहीं किया, ठीक है। द लॉ इम्पोज अ कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो दोनों पार्टी आ गई, ना चाहते हुए भी आ गई ना। ए पर्सन वो जिसने छोला भटूरा ऑर्डर किया था, बी पर्सन वो जिसने नोइंगली वो भटूरा खा लिया, ठीक है। तो अब दोनों, अब क्या होगा इसके अंदर? द लॉ इम्पोज अ कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। इम्पोज हो गया ना, अब ना चाहते हुए भी आ गया। फोर्सिंग द नेबर। अब नेबर को फोर्स करेगा लॉ टू पे फॉर छोला भटूरा, ठीक है। पे करे, जो भी उसने खाया है वो उसका पे करेगा। प्रिवेंट अनजस्ट एनरिचमेंट मीन्स वो फ्री में कोई भी चीज़ को एंजॉय नहीं कर सकता, उसको उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। उसी को कहते हैं अनजस्ट एनरिचमेंट, ठीक है। गेटिंग समथिंग फॉर फ्री अनफेयरली, ठीक है, फ्री में नहीं मिलेगा अनफेयरली, आपने अगर ले लिया है तो, राइट। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड में क्या है? वेगरी एग्रीमेंट बताएं। वेगरिंग एग्रीमेंट कौन से होते हैं, उनके एग्जाम्पल देख लीजिए। कोई भी एक तरीके का गैम्बलिंग, सट्टा, ये सारे होते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट है बैटिंग ऑन स्पॉट्स आउटकम, कि भाई ये कर लेना बैट की, अगर इंडिया जीतेगी, ए पर्सन कहता है अगर इंडिया जीतेगी तो मैं तेरे को 1000 दूंगा। बी कहता है अगर
कोई और दूसरी कंट्री जीतेगी, पाकिस्तान जीतेगा, तो मैं तेरे को 1000 रुपीज़ दूंगा। तो एक तरीके की वेगरिंग एग्रीमेंट है, ठीक है। प्रिडिक्टिंग, या तो प्रिडिक्शन करे वेदर पे कि कल बारिश होगी या कल कोहरा होगा तो मैं तेरे को पैसा दूंगा, और कल कोहरा नहीं होगा तो तू मुझे देगा। तो इस तरीके के प्रिडिक्शन होता है। लॉटरी एंड कसिनो गेम्स, तो ये वेगरिंग एग्रीमेंट के एग्जाम्पल्स है। फिर मोड ऑफ असर्टेनिंग प्रिंसिपल, कुछ मोड ऑफ असर्टेनिंग प्रिंसिपल्स हैं, वो मैंने आपको बताया कि प्राइस को कैसे उसके अंदर निकालते हैं, प्राइस कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो क्वेश्चन फिफ्थ है, देख लीजिएगा पूरा क्वेश्चन। तो पहला है इसका आंसर, किस तरीके से आप प्राइस असर्टेन करेंगे? फिक्स्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट, या तो कॉन्ट्रैक्ट करे जाए दोनों पार्टी के बीच में कि भाई ये प्राइस रहेगा, इसके अकॉर्डिंगली हम चलेंगे। दूसरा है एग्रीड मैनर, कि भाई दोनों कुछ एक कंडीशंस पे एग्री हो गए कि ठीक है, सहमत है हम इस वाले प्राइस पे, ठीक है। थर्ड है कोर्स ऑफ डीलिंग। कोर्स ऑफ डीलिंग क्या है? मतलब जैसे ए पार्टी और बी पार्टी रेगुलरली वो कुछ सामान बेचता है, खरीदता है, बेचते हैं, खरीदते हैं, मतलब काफ़ी टाइम से खरीद रहे बेच रहे हैं, तो उनका प्राइस तो सेट ही होगा ना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा मार्केट के प्राइस से। तो हिस्ट्री ऑफ ट्रांजैक्शन कहते हैं कोर्स ऑफ डीलिंग को, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग वो प्राइस डिसाइड कर सकते हैं किसी भी चीज़ का। अंडर द सेल ऑफ प्राइस, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, ठीक है, तो वो आप देखेंगे 1930 वाला। और फिर है पे रीजनेबल प्राइस। रीजनेबल प्राइस पे वो कंसेंट कर लेते हैं कि ठीक है, कुछ एक रीजनेबल प्राइस सेट करते हैं, वो हम पे करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। अब आगे मैं और बताऊंगी क्वेश्चन। अब नोवेशन को समझ लो। नोवेशन क्या होता है? नोवेशन इज द लीगल प्रोसेस, लीगल प्रोसेस होती है नोवेशन ऑफ सब्सटीट्यूटिंग अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, आपने कोई एक कॉन्ट्रैक्ट था जो पुराना था, उसके अंदर पुरानी पार्टीज थी और पुराने रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, लेकिन नोवेशन के अंदर क्या होता है ना, पुराने वाले कॉन्ट्रैक्ट को न्यू कॉन्ट्रैक्ट से रिप्लेस कर दिया जाता है, मतलब उसकी कंडीशंस चेंज कर दी जाती है, या फिर पुरानी पार्टी जो ओरिजिनल पार्टी थी वो हटके कुछ कोई नई पार्टीज आ जाती हैं, ठीक है। तो आप समझिए, नोवेशन इज द लीगल प्रोसेस ऑफ सब्सटीट्यूटिंग अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर एन ओल्ड वन और रिप्लेसिंग एन ओरिजिनल पार्टी इन अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ न्यू पार्टी। तो ओरिजिनल पार्टी थी ना पुरानी वाली, उनको नई पार्टी से रिप्लेस कर दिया जाता है। रिक्वायर, इसके अंदर क्या होती है, ज़रूरत होती है म्यूचुअल कंसेंट की, हर पार्टी की म्यूचुअल कंसेंट होनी चाहिए, पुरानी वाली पार्टी की भी सहमति होनी चाहिए और नई पार्टी की भी सहमति होनी चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं क्वांटम मैरिट क्या होता है। मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बताती हूँ, क्वांटम मैरिट और एक है कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट तो क्या होता है, कंडीशन होती है, सिचुएशन होती है। अब उस सिचुएशन को के लिए रेमेडी बनी हुई है, कि मतलब अगर वो सिचुएशन आ जाती है ना तो आपको ये रेमेडी मिलेगी, तो ये रेमेडी है क्वांटम मैरिट, ठीक है। इट इज़ अ लीगल प्रिंसिपल फॉर फेयर पेमेंट फॉर वर्क डन व्हेन नो प्राइस वाज सेट ऑन द कॉन्ट्रैक्ट फील्ड। अभी वो आपको याद है ना छोले भटूरे वाला एग्जाम्पल, उसके अंदर वो कौसी कॉन्ट्रैक्ट था। अब कौसी कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो उसके अंदर वो पैसे कितने देगा छोले भटूरे के? तो ये इस सिचुएशन, ये क्वांटम मेरिट एक तरीके की रेमेडी है कि आप एक फेयर पेमेंट करेंगे, ठीक है, फेयर पेमेंट करेंगे जो आपने उस चीज़ को कंज्यूम कर लिया है, क्योंकि फेयर पेमेंट फॉर वर्क डन व्हेन नो प्राइस वर सेट, कोई भी प्राइस सेट नहीं था ना, उसने ये नहीं तो नहीं कहा था ना कि मैं छोले भटूरे मंगाऊंगा और तू खा लियो, ऐसा तो नहीं था, तो कोई प्राइस सेट नहीं था, तो एक फेयर अमाउंट पे करा जाएगा, ठीक है। तो ये क्वांटम मेरिट इज द रेमेडी, राइट। थैंक यू।